मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप JSSC एग्ज़ाम्स के लिए जैसे सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो वहाँ पर आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही कलेक्ट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन जो होता है वो कितना ज़्यादा खास होता है किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन कैसा होने वाला है। दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि ये हम लोग का जो जनरल साइंस का सीरीज है इसका ये 26वां वीडियो है। इसका ये 26 सेट है, यानी 26वां सेट होने वाला है और इसके पहले 25 सेट जो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड कर दिया, मतलब उसको हम लोग अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है सदिश राशि वह मात्रा होती है जो परिमाण, ठीक है, ये जो परिणाम, यहाँ पर परिमाण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, परिमाण। ठीक है, आप इसे सुधार लेंगे। ठीक है, सदिश राशि वह मात्रा होती है जो परिमाण और इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा दिशा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिशा। तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होना जरूरी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी तत्व का नाभिक जो होता है, यानी किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलते हैं। जैसे ये हमारा परमाणु है, इसका नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जानते हैं हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये, और आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या, या सिंपली हम लोग इसको द्रव्यमान संख्या के रूप में भी जानते हैं। तो आप ये बताइए कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। कहता है जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, जो जीव अपने भोजन के लिए क्या बोल सकते हैं इसको, जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पौधे पर निर्भर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यानी वो अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर पाते हैं, तो इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं, विषमपोषी। यानी विषमपोषी मतलब हो गया कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसे जितने भी तरह के, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, हम लोग क्या विषमपोषी हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग अपना भोजन के लिए पेड़ पौधे अन्य जीव पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर भी आपको पता लग गया। देखिए स्वपोषक या स्वपोषी, इसमें होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना सके। जैसे स्वपोषी में आता है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन सामग्री को शरीर से बाहर विभाजित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। तो कौन ऐसा जीव, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन में, वहाँ ये ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। कहता है कि कौन सा जीव जो है वो सबसे, यानी भोजन को जो है वो शरीर के बाहर ही वो विभाजित कर लेता है, यानी तोड़ लेता है, उसके बाद फिर वो उसे अवशोषित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, यानी करेक्ट आंसर है इसका मशरूम।
क्या होगा? मशरूम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए शाकाहारी प्राणियों में और मांसाहारी प्राणियों में जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई अलग अलग होती है। शाकाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई जो है वो मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत लंबी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 न्यूटन के गति का पहला नियम जो है, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति का पहला नियम यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपने आरंभिक अवस्था में ही यानी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहता है जब तक ना कि उस पर कोई बाहरी बल हम लोग लगा दे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम लोग देखेंगे कि एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो वो अपने अगर मान लीजिए वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। या अगर कोई मोशन में है, ठीक है, अगर कोई मोशन में है, मोशन मतलब गति में, तो वो गति में ही रहना चाहेगा जब तक ना कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए। ठीक है, तो आपको न्यूटन का पहला नियम समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7 उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों उत्कृष्ट गैस, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्कृष्ट गैस जिसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या उसको निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, आप जो बोलिए ये सब बोला जाता है। तो उत्कृष्ट गैस हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस जो होता है वो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, जिसका अगर काउंटिंग देखा जाए तो ग्रुप नंबर 18 में आता है। कितना आता है? ग्रुप नंबर 18 में। तो ग्रुप नंबर 18 में जितने भी गैसें हैं उसे उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस गैस यानी कि इस ग्रुप वाले जितने भी मतलब तत्व हैं, इसमें अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी कि इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में यानी यहाँ का कोई भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो देखा गया कि इसके बाहरी कक्षा में जितने भी मतलब यहाँ तत्व हैं सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया गया। कितना इलेक्ट्रॉन पाया गया? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि उत्कृष्ट गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको बताना है 8। और 8 होने के कारण ही ये सभी जो तत्व हैं वो स्टेबल हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है अंतिम पंक्ति में बैठे छात्र को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, वह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अंतिम पंक्ति में बैठे छात्र जो है उसको ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वह किस मतलब बीमारी से ग्रसित है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ये लाइट चैप्टर में ये जो डिजीज़ का नाम है, जैसे कहने का मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अगर आप किसी को नज़दीक का चीज़ क्लियर दिखता है, अगर नज़दीक का चीज़ क्लियर दिखता है और दूर का चीज़ उसे क्लियर नहीं दिखता है, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर नज़दीक का चीज़ क्लियर दिख रहा है और दूर का चीज़ जो है उसे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना। और अगर उसे दूर का चीज़ क्लियर दिख रहा है, नज़दीक का चीज़ क्लियर नहीं दिखता है, तो उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, पीछे से बैठा हुआ बच्चा को यानी उसे दूर से
चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, यानी उसको नज़दीक का चीज़ साफ दिख रहा है और दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की बजाय काला दिखाई देता है, क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो नीले रंग के बजाय काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है, अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है और जिसके कारण वहाँ पर जो लाइट होता है उसका कोई स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी वहाँ पर क्योंकि हम लोग जानते हैं वातावरण में जितने भी कण होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं। तो अंतरिक्ष में तो कोई वातावरण है ही नहीं, है ना, तो वहाँ पर कोई पार्टिकल देखने के लिए नहीं मिलेगा जो लाइट को स्कैटर कर सके। तो इसीलिए अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाह्य अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और देखिए कहता है धातु की तुलना में मिश्र धातु की, यहाँ पर खाली जगह है ये आपको भरना है। कहता है धातु की तुलना में मिश्र धातु की ब्लैंक स्पेस जो है अधिक होती है, तो क्या अधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा राइट आंसर होगा प्रतिरोधकता। कहता है कि कोई धातु है और अगर उसका मिश्र धातु बनाते हैं अन्य धातु के साथ मिल करके, तो जो पहले वाला प्योर धातु है उसकी अपेक्षा में मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हमेशा मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है यानी प्रतिरोधकता होता है वो प्योर धातु के अपेक्षा अधिक ही होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोग 10 क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप रिवाइज करें और इसके आंसर को आप याद कर लें। ठीक है, समझने का प्रयास करें, आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है और स्पेशली जेएसएससी के एग्जाम्स के लिए, जेएसएससी में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो जेएसएससी के द्वारा पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस सेट के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।